अब आगे जनाब आपकी फीटल सर्कुलेशन के ऊपर के फीटल सर्कुलेशन क्या होती है, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करते हैं वो क्या एक तरह की फीटल सर्कुलेशन है। देखें बच्चों, फीटल सर्कुलेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि फीटल सर्कुलेशन के अंदर ये जो सीन हो रहा है वो क्या है। देखिए, एक तरह का ये प्लेसेंटा है, ये क्या एक तरह का प्लेसेंटा है। अब ये खुद देख लें, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर से सीन क्या होता है कि अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक तरह की वेन जा रही है, उस वेन का नाम होता है अम्बिलिकल वेन। ये क्या एक तरह की अम्बिलिकल वेन जा रही है, ये अम्बिलिकल वेन इस तरह जा रही है। मुझे ये बताएं कि अम्बिलिकल वेन के अंदर कौन सा ब्लड है, आपका रेड ब्लड है कि ब्लू ब्लड है? शाबाश। हाँ जी, आपका राइट ब्लड है कि ब्लू ब्लड है? शाबाश, ये बताइएगा जी। आपका राइट ब्लड है ना। अम्बिलिकल वेन के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पुत्र, डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो गया? राइट वाला ब्लड रेड वाला ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कौन सा है कि रेड है ना, तो रेड कौन सा होता है? ऑक्सीजन जिसके अंदर ज्यादा हो। एमसीक्यू ये आता होता है कि हाँ जी जनाब, आपकी अम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी वेन ये वाहद दो ऐसी वेन्स हैं पूरे बॉडी के अंदर। अम्बिलिकल वेन तो वैसे खत्म हो जाती है, बच्चे के अंदर होती है, लेकिन पल्मोनरी वेन पैदा होने के बाद और अम्बिलिकल वेन पैदा होने से पहले ये ऐसी वेन्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी की तरफ ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाती हैं। इन वेन्स के अलावा आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स होती हैं उन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। समझ आई कि नहीं? उन सब के अंदर कौन सा ब्लड होता है? एक तरह का डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। लेकिन इन दो वेन्स के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर है जी? तो आपने ये देखा कि ये देखो, ये जनाब आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये रेड तरह की एक तरह की ये वेन जा रही है, ठीक है। ये जनाब जो रेड तरह की एक तरह की वेन जा रही है, ये इसके अंदर क्या एक तरह का ऑक्सीजन है। अब ये खुद देखें कि सबसे पहले ये क्या करती है, ये लीवर की तरफ जाती है। लीवर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? देखें, ये लीवर को दिया इसने ब्लड। तो आपने ये कहना है कि ये जनाब आपका सबसे पहले आपका एक तरह का जो ब्लड होता है वो जनाब एक तरह का लीवर से अम्बिलिकल वेन की मदद से ये आपका लीवर की तरफ जाती है, और लीवर की तरफ जाकर ये जनाब डक्टस विनोसिस को ब्लड देती है। यहाँ पर डक्ट होती है, उस डक्ट का नाम होता है, ये जो डक्ट है ना जिसको ये ब्लड दे रही है, ये वाला, इस डक्ट को कहते हैं डक्टस विनोजिम। जिसकी तरफ ये ब्लड जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं? डक्टस विनोजम। ये वाला हिस्सा कहता है डक्टस विनोजम। तो ये डक्टस विनोजम को ब्लड देती है। सबसे पहले इसने ब्लड किसको दिया? डक्टस विनोजम को दिया। ठीक हो गया जी। अब देख देख लें, अब जैसे ही ये जनाब एक तरह का डक्टस विनोजम को ब्लड देती है, उसके बाद ये कहाँ ब्लड जा रहा है? ये ब्लड आपका एक तरह का इंफीरियर वेना केवा के अंदर जा रहा है। बच्चों थोड़ा सा गौर करो, ये वेन कौन सी है? ये देखें, ये जो इंफीरियर वेना केवा, लेकिन ये ब्लू है। खुद नहीं सोच रहे, ये ब्लू है। लेकिन ये जो आपका रेड वाला ब्लड है ये फिर किसके अंदर जाता है? इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाता है। ये देखें, ये इंफीरियर वेना केवा उसने लिखा हुआ है, ये कहा जाता है? आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाता है। जैसे ही ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाता है तो इंफीरियर वेना केवा बच्चों ये कहां पर ब्लड लेकर चल रहा है? ये राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लेकर जा रहा है कि नहीं जा रहा? राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लेकर गया। अब जैसे ही इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये ब्लड आपके राइट एट्रियम के अंदर जाता है, तो अब यहाँ पर जो बात गौर करने की है वो ये है कि कुछ तो ब्लड आपका एक तरह का राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, लेकिन ज्यादातर ब्लड, क्योंकि बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो प्रेशर क्या होता है? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इस वजह से राइट से लेफ्ट की तरफ प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपका एक फोरामेन ओवेल होता है, जहां से जनाब आपका राइट साइड से ब्लड आपका लेफ्ट साइड पर जाता है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड चला गया। अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जाता है तो अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड चला जाएगा। और जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा तो उसके बाद ये जनाब आपकी एक तरह का एओर्टा के अंदर ब्लड गया और आपकी नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर ब्लड आ गया। अच्छा, ये सारी अभी जो मैंने बातें की हैं इसमें से किसी किसी बंदे को कोई चीज पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? सबसे पहले मैंने क्या बात की, देखें, सबसे पहले काम ये होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना बच्चों, उसके अंदर आपका एक तरह का जो अम्बिलिकल वेन होती है वो जनाब ब्लड लेकर आती है और वो जनाब लीवर के पास जाती है। लीवर के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं डक्टस विनोजम। क्या कहा जाता है? एक तरह का डक्टस विनोजम। तो ये जनाब आपके डक्टस विनोजम को ब्लड देती है। अब जैसे ये डक्टस विनोजम को ब्लड दिया तो उसके बाद जो आपकी अम्बिलिकल वेन होती है ये किसके अंदर चले जाती है? ये देखें, ये डक्टस विनोजम को ब्लड दिया। डक्टस विनोजम को ये कैसे ब्लड देती है? तो उसके बाद ये किधर जाती है? ये जनाब आपकी इंफीरियर वेना केवा के अंदर इंटर हो जाती है। अब आप खुद सोचे कि भाई ये इंफीरियर वेना केवा है, इसके अंदर ये इंटर हो रही है, ये खुद देखें, थोड़ा सा गौर करें। तो जैसे ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर इंटर हुई, नंबर 1 इसने डक्टस विनोजम को ब्लड दिया, नंबर 2 ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर इंटर हुई,
नंबर थर्ड, जो आपका इंफीरियर वेना केवा होता है, ये जनाब आपका क्या काम करता है, ये राइट एट्रियम के अंदर इंटर होता है। जैसे ये राइट एट्रियम के अंदर इंटर होता है इंफीरियर वेना केवा, तो उसके बाद ये क्या होता है कि ये देखें, ये तीर का निशान बना हुआ कि नहीं बना हुआ, ये जनाब आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर इंटर हो गया, लेकिन इधर से तीर का निशान ये राइट वेंट्रिकल के अंदर भी जा रहा है। मतलब कि थोड़ा सा जो ये ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ भी जाता है, और ज्यादातर ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाता है। जैसे ही ब्लड आपका राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता है, तो यहाँ पर एक सुराख है बच्चों। अब आप खुद देखें कि यहाँ पर सुराख है कि नहीं है, ये देखें। और इस सुराख को कहते हैं फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल की मदद से ये जनाब आपका राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ गया, लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो जनाब आपका एक तरह का लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है, फिर उसके बाद एओर्टा की तरफ जाता है, और एओर्टा के बाद पूरी सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। ठीक हो गया। लेकिन बात करने का मकसद ये है, बात करने का मकसद ये है कि देखिए बच्चों, कि जो ब्लड आपका एक तरह का राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर गया था, वो किधर गया, समझ आ रही है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर गया था, वो किधर गया, उसको भी तो हमने देखना है ना। तो अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर करना है, वो क्या होता है। देखें, इसको निकल कर ना, इसको निकल कर आपको मैं इधर एक पिक्चर बनाकर आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। होता कुछ, इसको मैं इधर से रिमूव करता हूँ और इस यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। होता क्या है, देखें। यहाँ पर सीन कुछ इस तरह का होता है कि आपको पता है कि हाँ जी जनाब, ये आपका एक तरह का हार्ट बना हुआ है, ठीक है। ये जनाब आपका एक तरह का इंफीरियर वेना केवा आता है, वो जनाब आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर जनाब इस तरह आपका अम्बिलिकल वेन आती है जो कि इसके अंदर ब्लड देती है, ठीक है। ये जनाब लीवर को क्रॉस करती है, यहाँ पर जनाब आपका डक्टस विनोजम होता है जिसको ये ब्लड देती है, यहाँ पर डक्टस विनोजम के थ्रू ब्लड देती है, और इस तरह अम्बिलिकल वेन जनाब ये प्लेसेंटा से जा रही होती है, ठीक है। प्लेसेंटा, उसके बाद डक्टस विनोजम, उसके बाद जनाब आपका एक तरह का ये क्या होता है इंफीरियर वेना केवा, और इसके बाद ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम की तरफ गया। राइट एटीएम से यहाँ पर जनाब आपको एक सुराख होता है, फिर लेफ्ट एटीएम की तरफ जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, इधर से एओर्टा होता है, इधर से क्या होता है एक तरह का एओर्टा होता है, और ये जो एओर्टा होता है ये पूरी बॉडी की तरफ ब्लड लेकर जाता है, बॉडी की तरफ ब्लड लेकर जाता है, क्लियर है। लेकिन कुछ ब्लड क्या था, वो राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता था। तो जैसे ये राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है ना, तो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है ना, यहाँ से क्या होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है बच्चों, तो एक तरह की पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम तो होता है कि यहाँ पर फेफड़ों को ब्लड देना है, यहाँ पर आपके फेफड़े शरीफ होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीन पता क्या होता है, जब तक बच्चा एक तरह का इंट्रा यूट्राइन पीरियड में होता है, तब तक बच्चे के लंग्स सही तरह काम नहीं करते। जब बच्चे के लंग्स सही तरह काम नहीं करते होते, तो इस वजह से जो आपका फीटल की पल्मोनरी जो रेजिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मतलब कि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, यहाँ पर काफी ज्यादा रुकावट आ जाती है। तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है, तो जो ब्लड में इधर आना होता है वो इधर नहीं आता, बल्कि इसके दरमियान में एक शंट लगा हुआ होता है, इसका नाम होता है डक्टस आर्टरियोसिस बच्चों। क्या नाम होता है इसका, डक्टस आर्टरियोसिस होता है, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होने की वजह से, जब यहाँ पर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो इसके नतीजे में सीन ये होता है कि आपका जो ये ब्लड होता है वो जनाब ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाकर ये डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर आता है, और डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर आकर ये जनाब दोबारा आपके एओर्टा के अंदर आ जाता है। और हम क्या चाहते थे कि ब्लड आपके एओर्टा के अंदर आए, ठीक है। ये एओर्टा के अंदर आता है और फिर आपकी बॉडी की तरफ जाता है। अब मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? कोई ऐसा बच्चा जिसको इस पॉइंट की समझ नहीं है वो बंदा दोबारा पूछ सकता है, शाबाश। हाँ जी, दोबारा नहीं तो बता दूं। देखिए मैंने ये कहा, जिस बंदे का माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दे, ठीक है। जिस बंदे का माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दे। शिराज अहमद, आपका माइक ऑन है? शिराज माइक ऑन है तुम्हारा? अच्छा, अब आप यहाँ पर ये समझे, थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो बात की थी वो ये थी कि आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा, यानी कि रुकावट है। तो जब यार यहाँ पर रुकावट है तो ब्लड आगे तो नहीं ना जाएगा। जब ये ब्लड आगे नहीं जाएगा तो ब्लड कहाँ गया, ब्लड ये जनाब इधर आ गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है, और इस रास्ते का नाम है डक्टस आर्टरियोसिस। फिर इस रास्ते के थ्रू जो ब्लड होता है वो जनाब आपके एओर्टा के अंदर आ जाता है, ठीक है। कहा था आपके एओर्टा के अंदर, और ये एओर्टा से ब्लड कहाँ जाता है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब देखें, जब आपकी बर्थ हो जाती है ना, मतलब कि बच्चे की बर्थ के फौरन बाद, बच्चे की बर्थ के फौरन बाद पता क्या होता है,
बच्चे की बर्थ के फौरन बाद ये होता है कि यहाँ पर ये जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है ये जनाब आपको एक तरह का क्लोज हो जाता है। तो आपका एक तरह का डक्टस आर्टरियोसिस एक तरह का क्लोज हो जाता है। अच्छा जी, तो ये जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है ये मुकम्मल तौर पर क्लोज हो जाता है। और जैसे ही बच्चा जो होता है वो पहली सांस लेता है तो वो रोता है, ठीक है। और जैसे वो रोता है तो ये जो रेजिस्टेंस होती है ना ये कम हो जाती है। ये जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, एक तरह की कम हो जाती है। और जैसे ये रेजिस्टेंस कम होती है तो मुझे ये बताएं कि ये जो ब्लड जो होता है ये अब क्या होगा, ये इधर से लंग्स की तरफ जाएगा, ये वापस नहीं जाएगा और ये रास्ता वैसे भी बंद हो जाता है, ठीक है। ये रास्ता वैसे भी बंद हो जाता है। आपने पता है क्या कहना है बच्चों, आपने ये कहना है कि देखें जो ब्लड आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है ना और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, होता कुछ यूं है कि आपका जब तक इंट्रा यूट्राइन पीरियड होता है तब तक रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होने की वजह से ब्लड जो होता है वो बैकफ्लो मारता है। और यहाँ पर डक्टस आर्टरियोसिस होती है जो कि आपके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो जनाब आपकी पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। और उस एओर्टा के बाद ये ब्लड जो होता है ये जनाब आपका कहाँ जाता है, ये जनाब आपकी बॉडी के अंदर जाता है, क्लियर है। लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद बच्चा जो होता है वो सांस लेता है तो ये रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। अब ये जो ब्लड होता है ये रेजिस्टेंस क्योंकि कम होगी तो ये लंग्स को ही जाता है, इधर वापस नहीं आता। और दूसरा ये दरमियान वाला जो रास्ता होता है ये वैसे ही बंद हो जाता होता है, वैसे ही ये खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल के आफ्टर दी बर्थ फोरामेन ओवेल भी क्लोज हो जाता है। जैसा कि ये मैंने कहा था कि फोरामेन ओवेल क्लोज हो जाता है जब बर्थ हो जाती है। बर्थ के बाद डक्टस आर्टरियोसिस भी क्लोज हो जाता है। तो जब बर्थ के बाद जो फोरामेन ओवेल जब ये क्लोज होता है तो इसका नाम बन जाता है फोसा ओवालिस। क्या बन जाता है, इसका नाम है फोसा ओवालिस। और जब डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाता है तो इसका नाम बन जाता है पेटेंट डक्टस, सॉरी इसका नाम है लिगामेंटम आर्टरियोसिस। क्या कहते हैं इसको, लिगामेंटम आर्टरियोसिस। इसका नाम बनता है लिगामेंटम आर्टरियोसिस, क्लियर है। इसका नाम बनता है डक्टस आर्टरियोसिस, इसका नाम बनता है लिगामेंटम आर्टरियोसिस। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से ये डक्टस आर्टरियोसिस बंद ना हो, ओपन रहे, मतलब ये बंद नहीं हुआ, इस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पीडीए। क्या कहते होते हैं, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। एक बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि एग्जामिनर के अंदर पूछता होता है कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो होता है इसके अंदर कौन सा मरमर पाया जाता है। तो आपने कहना है मशीनरी मरमर। कौन सा मरमर होता है आपका, एक तरह का मशीनरी मरमर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक और बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को पेटेंट कौन रखता है। तो आपने कहना है पीजीई2, प्रोस्टाग्लैंडिन ई2, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके बाद एक और एमसीक्यू आता होता है कि हाँ जी जनाब जब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस अगर ओपन है तो इसके लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। तो आपने कहना इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन, ये तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये जनाब आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिनको इन सारी बातों का नहीं पता चला वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जनाब आपकी पूरी की पूरी सर्कुलेशन थी। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन है फीटल सर्कुलेशन के अंदर से क्वेश्चन कोई, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। कुछ पॉइंट्स अगर किसी का कोई रहता है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ जी, क्लियर है। ओके, मैं एमसीक्यूज अभी रिपीट कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले जो एमसीक्यूज मैंने बताए थे वो ये थे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट आता है और वो ये कहता है कि हाँ जी जनाब ये जो अगर डक्टस आर्टरियोसिस जो है ये ओपन रह जाए, ये जो डक्टस आर्टरियोसिस जो है ये अगर फॉर एग्जांपल ये आपको ओपन रह जाए, जैसा कि आपको पता है ये जनाब इस तरह, ये जनाब आपका डक्टस मतलब कि सॉरी यहाँ से ये सीन क्या होता था, यहाँ से ये सीन इस तरह होता था, ये होता ये पल्मोनरी ट्रंक और इनके दरमियानों का दरमियान में ये जनाब एक तरह का डक्टस आर्टरियोसिस था। अगर ये बंद हो जाएगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा, लिगामेंटम आर्टरियोसिस। अगर फोरामेन ओवेल बंद हो जाएगा तो इसका नाम क्या बन जाता है, फोसा ओवालिस।
और अगर ये बंद नहीं होता तो वैसा कौन सा इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स होता है जो कि बंद नहीं करवाता, उसका नाम होता है पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 E1। प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन ई याद कर लो। ऐसा कौन सा होता है जो कि जब ये बंद नहीं होता तब इसको क्या कहते हैं, इसको हम पीडीए कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। एक और एमसीक्यू है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर कौन सा मरमर होता है, तो आपने कहना है मशीनरी मरमर, मशीनरी मरमर। उसके बाद एक और एमसीक्यू आता है कि हाँ जी जनाब, अगर ये आपको ओपन हो चुका है यानी कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, तो ऐसी कौन सी मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए, तो आपने कहना इंडोमेथासीन, इंडोमेथासीन हमें यूज करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ था, क्लियर है अब। हाँ जी, ओके जी। अब हम एनाटॉमी की तरफ आते हैं, सरफेस एनाटॉमी। कुछ आपका पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये आपने याद करना है कि डक्टस आर्टरियोसिस को लिगामेंटम आर्टरियोसिस कहते हैं, डक्टस विनोजम को लिगामेंटम विनोजम कहते हैं, फोरामेन ओवेल को फोसा वालिस कहा जाता है, ठीक है, नोटोकोर को न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते होते हैं, यानी कि ये। और अम्बिलिकल वेन का भी एक नाम होता है, अम्बिलिकल वेन का नाम होता है लिगामेंटम टेरिस। अम्बिलिकल वेन जो थी ना, यहाँ पर ये नाम लिखने वाले थे, ये जो अम्बिलिकल वेन है, जब फॉर एग्जांपल आफ्टर द बर्थ अम्बिलिकल वेन का नाम क्या बन जाता है, लिगामेंटम टेरिस। इसका यहाँ पर आपका लिगामेंटम टेरिस आ जाता है। एक ये जो आपका डक्टस विनोजम था, इसका नाम होता है लिगामेंटम विनोजम। यहाँ पर जो आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस था, उसका नाम होता है लिगामेंटम आर्टरियोसिस। क्लियर है। उसके बाद जो यहाँ पर फोसा फोरामेन ओवालिस था, उसका नाम होता है फोसा ओवालिस, फोसा ओवालिस। उसके बाद जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरी होती है, उसका नाम होता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। उसका नाम होता है मीडियल। अगर ये जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरी है ना, ये देखें, ये आपकी यानी कि अम्बिलिकल आर्टरी है, तो ये अम्बिलिकल आर्टरी, इसका नाम होता है आपका मीडियल, मीडियल अम्बिलिकल, इसका नाम आपने लिखना है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। तो ये